हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल हियर। एंड आज है 4 जून 2026 और हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और आर्टिकल्स विच फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर। यहाँ पर सिर्फ आपको एक न्यूज़पेपर नहीं मिलेगा कि सिर्फ आपको द हिंदू मिलेगा। हम यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ अभी करंट में चल रहे हैं, तो हमारे द हिंदू से द इंडियन एक्सप्रेस, हम इकोनॉमिक टाइम्स, PIB, लाइव मिंट, टाइम्स ऑफ इंडिया, मतलब सारे भी जितने भी आपके न्यूज़पेपर हैं। देखिए, मोस्टली सारे न्यूज़पेपर में बहुत सारी न्यूज़ेस आपको कॉमन मिलेंगी, लेकिन कुछ-कुछ कभी-कभी ऐसी न्यूज़ होती हैं जो द इंडियन एक्सप्रेस में रहती है बट द हिंदू में नहीं आती हैं। तो इस तरीके से जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ व्हिच आर इम्पोर्टेंट फॉर आवर एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव, हम उसको पूरा यहाँ पर लेकर आए हैं, सो दैट आपको कहीं पर भी अलग से सर्च करने की नीड ना हो कि अरे! द हिंदू का आज पढ़ रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस में ये आर्टिकल आया था तो ये हमारा मिस हो गया है। मिंट का ये आर्टिकल है, ये हमारा मिस हो गया, या PIB की कोई ये न्यूज़ है वो हमारी मिस हो गई है। तो यहाँ पर आई एम मेकिंग श्योर कि आपका कुछ भी मिस ना हो, और हम इसको कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आपको ध्यान रखना है, PDF के लिए आपको जॉइन करना है हमारा टेलीग्राम चैनल, ये आपको लिंक गिवन है, आप इसे जॉइन कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम भी आप जॉइन कीजिए, उसके साथ-साथ एडवर्ड्स इन्फिनिटी ऐप है, आप इसे भी यहाँ पर क्या कीजिए, डाउनलोड कीजिए। और हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है, आप इसे भी जॉइन कीजिए, जहाँ पर आपको सारे अपडेट्स, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, वो मिल सकती हैं। आप लोगों के लिए यहाँ पर एक और न्यूज़ टेलीग्राम चैनल है, एडवर्ड्स इन्फिनिटी। यहाँ पर जितनी भी आपकी न्यूज़पेपर की PDF हैं, चाहे वो द हिंदू है, द इंडियन एक्सप्रेस है, मिंट है, PIB, जितने भी हमारे न्यूज़पेपर, मैगज़ीन हैं, जो भी हमारे स्पेशल स्टडी मटेरियल है, वो आपको इस ग्रुप में मिलेगा। सो मेक श्योर आप इसे जॉइन करना ना भूलिए, ताकि आपको सारे अपडेट्स टाइमली मिलते रहें। ऑल द लिंक्स आर अवेलेबल ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज़ वेल, सो वहाँ से जाकर आप सारी चैनल्स को यहाँ पर जॉइन कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज हमें क्या-क्या डिस्कस करना है। देखिए, यहाँ पर बेसिकली हमने द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस सारे न्यूज़पेपर को दिखा, और उसमें से जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स नज़र आए हैं, हम पहले उनकी बात करते हैं। हम एडिटोरियल्स भी डिस्कस करेंगे व्हिच आर इम्पोर्टेंट फॉर आवर एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव। देखिए, हमें न्यूज़पेपर एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव के साथ-साथ अगर हम इंग्लिश की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसमें भी आपकी ये हेल्प करेगा। तो आज हमारे पास 7 टॉपिक हैं जिन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला ये हमारा एडिटोरियल का आर्टिकल है, द हिंदू का है। उसके बाद हम यहाँ पर सॉरी इट्स अ बेस नॉट एज, बेस एंड फ्रेमवर्क प्रिजर्विंग द रिकॉर्ड्स, S24 के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर पैनक्रियाटिक कैंसर, ये द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। द माउंटबेटन प्लान, ये द इंडियन एक्सप्रेस, सॉरी आपका इंडियन एक्सप्रेस में आया था ये आर्टिकल, ठीक है? ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। अब देखो, इसी तरीके से हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। सो दीज आर दी टॉपिक्स, दीज आर दी करंट अफेयर, जहाँ से आपके क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट आपका ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, व्हाई जुडिशरी हॉलीडेज आर नेसेसरी, है ना? हम ये सोचते हैं कि जजेस को हॉलीडेज की क्या नीड है, वो तो इतना काम नहीं, बस उनका जज। लेकिन हम इस आर्टिकल में समझेंगे, उसके पीछे का पूरा क्रक्स देखेंगे कि क्यों जुडिशरी को, जो हमारे जजेस हैं, उनके लिए हॉलीडेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, विदाउट वेस्टिंग आवर फर्दर टाइम, हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर पहला आर्टिकल है हमारा, आफ्टर माओइज्म द नेक्स्ट बैटल इज फॉर आदिवासी ट्रस्ट, ठीक है? 31 मार्च 2026 को हमारे जो यूनियन होम मिनिस्टर है, उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि आपका जो बस्तर रीजन है ना, छत्तीसगढ़ में जो हमारा बस्तर है, वो क्या हो चुका है, आपका नक्सलाइट से पूरी तरीके से फ्री हो चुका है, ठीक है? माओइज़्म क्या है, एक आपकी आइडियोलॉजी है। इनका बेसिकली ये मोटिव होता है कि जो हमारी करंट गवर्नमेंट है, नॉट करंट गवर्नमेंट हम ये कहेंगे, हमारी जो गवर्नमेंट है, हमें उसे पलटना है। लेकिन हम कैसे उसको हम रिवर्ट कर सकते हैं, किस तरीके से उनके अगेंस्ट जा सकते हैं? लड़ाई करके, है ना? हम उनके अगेंस्ट रिबेल करके, रेवोल्यूशन के थ्रू हम उनके अगेंस्ट जाएँगे, लड़ाई करेंगे, झगड़े करेंगे। कोई भी अगर गवर्नमेंट का आदमी आता है, कैसा भी आती है, तो उसके ऊपर हमने अटैक कर दिया। तो इस तरीके से नक्सल रीजन था, वहाँ पर ये पूरा आपका चलता था, इसलिए हम उसे नक्सलाइट एरिया भी कहते हैं। लेकिन अभी 31 मार्च 2026 को यहाँ पर ये डिक्लेयर किया गया है कि जो आपका जगदलपुर छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें ये कहा गया कि अभी जो हमारा बस्तर रीजन है, पूरी तरीके से नक्सलाइट वो फ्री हो चुका है। फाइन, ये आपको क्लियर है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर ये आ गई, ठीक है, नक्सलाइट फ्री हो चुका है, लेकिन इसमें अभी भी हमारा जो अभी एक बैटल है, वो बाकी है कि हमें आदिवासियों का ट्रस्ट क्या है, उसको गेन करना है। कैसे गेन कर सकते हैं? अब आदिवासी ट्रस्ट की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर आदिवासी ट्रस्ट का कैसे क्या हो जाता है आपका? बेसिकली आदिवासी ज़्यादातर जो आपका लिंक होता है, वो किससे होते हैं कि अटैच होते हैं अपना लैंड से। सबसे ज़्यादा वो क्या होते हैं, अपने लैंड से अटैच होते हैं, फॉरेस्ट एरिया। आदिवासी कहाँ मिलते हैं? जो आपका फॉरेस्ट एरिया होता है, ट्राइबल एरिया, सारी चीज़ें, वहाँ पर आपको आदिवासी मिलते हैं। तो ये क्या है, जो ये पूरे लैंड, इससे आपका जो मेन स्ट्रीम है, मेन स्ट्रीम की अगर हम बात करें, जो एजुकेशन है हमारा, हेल्थ है, ये इनसे क्या हो जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। उनको ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाती। दो गवर्नमेंट आर ट्राइंग टू प्रोवाइड ऑल दीज थिंग्स, बट स्टिल वो उसको क्या करते हैं, अडॉप्ट नहीं कर पाते। अब हमें क्या करना है, यही हमारा मेन मोटिव है कि हमें हमारे आदिवासियों के लिए जो बैटल है, उसे हमें उनका जो आदिवासियों का जो ट्रस्ट है, उसे जीतना है। अभी गवर्नमेंट कैसे कर सकती है? अब देखो, गवर्नमेंट ऐसे कर सकती है यहाँ पर कि हमारी जो टायर्ड सिस्टम है,
कौन सा टायर्ड सिस्टम है, टायर्ड सिस्टम की जिसमें हम बात करते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ये जो हमारा पूरा फ्रेमवर्क है इसे हम यहाँ पर क्या करें, एग्जीक्यूट करें। लेकिन ये क्या है, एक आदिवासी एरिया सारी चीजें आ जाती है। तो यहाँ पर हम पेसा एक्ट को इनेक्ट करने की बात कर रहे हैं कि हम यहाँ पर पैसा एक्ट जो हमारा उसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो बेसिकली ये पेसा एक्ट क्या है, जो हमारे स्केड्यूल एरिया होते हैं है ना, वहाँ पर लाइक नॉट ओनली इन समवेयर, लाइक हमारे जितने भी स्केड्यूल्ड एरिया है वहाँ पर पंचायती राज जो था हमारा 1970 जो हमारा पंचायती राज एक्ट था वो आपका इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था। तो उन एरियाज में पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन ये सारी चीजें इस एजेंडा को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या लेकर आए थे, पैसा एक्ट लेकर आए थे। ठीक है, तो इससे ये कहा जा रहा है कि अगर हम इस एरिया में अब क्या करते हैं, आदिवासी को हम ये कमिटमेंट करते हैं कि हम उन्हें एक टाइट सिस्टम ऑफ गवर्नेंस प्रोवाइड करेंगे, है ना। लाइक आपका जो होगा पूरा तहसील से हम यहाँ पर लेवल, मतलब आप यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर सारी चीजें करेंगे। उसके बाद ये सेंटर पर, सेंटर आपको डायरेक्टली रूल नहीं करेगी। उसके बाद हम वेलफेयर स्कीम्स लेकर आएंगे, रोड कंस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन टावर्स भी होंगे, जिससे कि हम जो हमारा ईज ऑफ लिविंग है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो हमारे यहाँ पर तीन चीजें हैं, है ना, जो हमारे इस टाइम पे इस आर्टिकल में आपकी तीन चीजों पर ज्यादा फोकस किया गया है कि हमें क्या करना है, जल, जल, जंगल एंड जमीन। ठीक है, क्योंकि आदिवासियों के लिए जो पानी है, जंगल है और उनकी जमीन है वो बहुत ही ज्यादा उससे अटैच होते हैं। तो इन सारी चीजों पर ये सबसे बड़ा भी हमारा लार्जर इशू है गवर्नमेंट के लिए, जल, जीवन और जंगल। तो वाटर, फॉरेस्ट एंड लैंड, तो इस पर ज्यादा यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। आई होप आपको यहाँ पर ये क्लियर होगा। अब चलिए इसी से रिलेटेड हम बात कर लेते हैं। इस आर्टिकल में पूरा डिस्कस किया गया है किसके बारे में, पैसा एक्ट के बारे में। तो हम किस तरीके से, व्हाट इज पैसा एक्ट। तो पैसा एक्ट आपका 1996 में इनेक्ट होता है टू प्रोवाइड द एक्सटेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू द पंचायत टू द शेड्यूल्ड एरिया। शेड्यूल एरिया में पंचायत को प्रोवाइड करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9 का एक प्रोविजन है जिसमें हम पैसा एक्ट को लेकर आते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसमें आर्टिकल 243 एंड 243 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आपका पैसा एक्ट यहाँ पर आ जाता है। प्रोविजंस क्या है, हमें एक बार प्रोविजंस भी देखने हैं। सो अंडर द एक्ट शेड्यूल एरिया आर दोज रेफर्ड टू आर्टिकल 241 व्हिच सेज द प्रोविजन ऑफ फिफ्थ शेड्यूल shall apply to the scheduled area and scheduled tribes and state other than Assam, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये जो हमारे चार स्टेट हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, ये हमारे शेड्यूल्ड ट्राइबल स्टेट्स इनको हम कहते हैं। इसके अलावा आपके जो शेड्यूल एरिया है वहां पर आपका क्या जाएगा, पैसा एक्ट रहेगा। ठीक है, तो द फिफ्थ शेड्यूल प्रोवाइड फॉर अ रेंज ऑफ स्पेशल प्रोविजन फॉर 3 एरियाज। अभी हमारे 10 स्टेट्स हैं, कौन कौन से आप देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। देखिए छत्तीसगढ़ से ही अभी यहाँ पर हम जो जिसकी बात कर रहे थे ना, ये पूरा जो आपका है आर्टिकल छत्तीसगढ़ बस्तर रीजन है। ठीक है, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, ये सारे जो स्टेट्स हैं आपके फिफ्थ शेड्यूल में आपके नोटिफाई किए गए हैं। आपको ये याद रखना है, बहुत ही बेसिक है। मतलब हम जब पॉलिटी पढ़ते हैं तो ये पॉलिटी में हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है। ठीक है, अब इसका सिग्निफिकेंट क्या है, अगर हम इस पैसा एक्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं तो इसका क्या सिग्निफिकेंट है। सबसे पहले आपका क्या होता है यहाँ पर, डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, आपका यहाँ पर सबसे पहले होता है डिसेंट्रलाइजेशन होता है। जो जैसे कि हम रिसोर्सेज की बात करें, जल, जंगल, जीवन, वाटर, फॉरेस्ट एंड लैंड, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ह्यूमन रिसोर्सेज, मैनेजिंग लोकल मार्केट्स, प्रिवेंटिंग एलियनेशन, रेगुलेटिंग इंटॉक्सिकेंट्स, अदर थिंग्स। तो ये मेन सेक्टर्स हैं जिसमें हमें क्या मैनेजमेंट की नीड होती है। आइडेंटिटी होती है वो भी प्रिजर्व रहती है। जैसे आदिवासियों का क्या रहता है, यहाँ पर पैसा एक्ट में हमारी जो ग्राम सभा है वो इंक्लूड रहती है। अब ग्राम सभा इंक्लूड है तो वो क्या करेंगे, उनकी ट्रेडिशंस है उनके, है ना, और ऐसे स्कीम्स जो कि ट्राइबल्स को कंट्रोल कर रहे हैं या फिर उनको अफेक्ट कर रहे हैं या फिर विद इन जो भी उनका एरिया है उसमें जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसे कंट्रोल कर रहे हैं, तो उन आइडेंटिटी को क्या कर सकते हैं, ऐसी कोई स्कीम लेकर आ रहे हैं जो इनडायरेक्टली क्या कर रही है, उनकी जो कल्चरल आइडेंटिटी है, ट्रेडिशंस, उनके नेचुरल रिसोर्सेज को इम्पैक्ट कर रही है। तो वो क्या कर सकते हैं, उस स्कीम को यहाँ पर मना कर सकते हैं कि हम इसे नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर कंफ्लिक्ट का रेजोल्यूशन होगा, पब्लिक वॉचडॉग की यहाँ पर है आपका। उसके बाद लेकिन कुछ इश्यूज भी हैं। क्या इश्यूज है पैसा एक्ट से रिलेटेड, पार्शियल इंप्लीमेंटेशन देखने को मिले। सो यहाँ पर बेसिकली पार्शियल इंप्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है उसके बारे में अगर हम देखते हैं, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट आर सपोज टू इनेक्ट दी स्टेट लॉ फॉर द शेड्यूल एरिया इन कॉन्सोनेंस विद द नेशनल लॉ। एक तरीके से नेशनल लॉ है, पैसा एक्ट हमारा नेशनल लॉ है, तो स्टेट गवर्नमेंट को भी यहाँ पर क्या करना है, उनके जो स्टेट लॉज है जो आपके नेशनल लॉ से एक तरीके से कोऑर्डिनेट करें, हम ऐसा कह सकते हैं। तो वो हमें लॉ शेड्यूल एरिया में क्या करने, इनेक्ट करने। ठीक है, तो और दूसरी चीज यहाँ पर क्या आ जाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स भी आ रहे हैं कुछ। ठीक है, सो ये सारी चीजें यहाँ पर आ रही है जिसकी वजह से हमें पैसा एक्ट को लेकर कुछ यहाँ पर इश्यूज को हम फेस कर रहे हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब आप ये पिक्चर देखिए, आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। 1996 में आपका पैसा एक्ट आता है। ठीक है,
ये किसके रिस्पॉन्स में आपका इनेक्ट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इनेक्टेड इन द रिस्पॉन्स ऑफ भूरिया कमिटी 1995 रिकमेंडेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए आपको नोट्स नहीं बनाने, नोट्स आपको सारे मिलेंगे, आप बस टेलीग्राम चैनल को यहाँ पर ज्वाइन करके रखिए और जितने भी चीज़ें मैंने आपको बताई आप यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि जब भी अपडेट्स आए आपको यहाँ पर मिलते रहे। ठीक है, अब जो हमारी नोडल मिनिस्ट्री है वो क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। और ये पेसा एक्ट कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है आपका, एप्लीकेबल इन 10 स्टेट एंड 5th शेड्यूल एरिया। ठीक है, हमने अभी सारे यहाँ पर बात कर ली है। उसके बाद हम बात करते हैं पेसा एक्ट की। सो इसमें क्या क्या आपका प्रोविजन है, ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, पावर टू प्रोहिबिट, हमने ये सारी चीजें भी बात की, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम क्या करें, सेल्फ शेड्यूल एरिया में सेल्फ गवर्नेंस को प्रमोट करें, है ना, जो ट्राइबल कम्युनिटीज के राइट्स हैं उनका जो सेल्फ गवर्नेंस है उससे हम अफर्म कर सकें, ट्राइबल राइट्स को हम अपहोल्ड करके रख सकें, सेल्फ गवर्नमेंट्स का जो ट्राइबल एरिया में उससे भी हम अफर्म कर सकें, और जो एथनिक और हमारे जो ट्रेडिशंस हैं हम उसे प्रोटेक्ट कर सकें। सो दीज आर दी लाइक वी कैन से ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पैसा एक्ट हियर। क्लियर, चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेस एंड फ्रेमवर्क की। बेसिकली इसमें हमने कई बार पढ़ा है आईआईपी के बारे में। ठीक है, आईआईपी इंडेक्स हमारा जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसमें इसकी बात की। वैसे ये आर्टिकल आपका द हिंदू के साथ साथ इंडियन एक्सप्रेस में भी आया हुआ है, कल भी आया हुआ था ये आर्टिकल, आज भी आर्टिकल हमें यहाँ पर न्यूज़पेपर में देखने को मिल रहा है। मैंने यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस का लगाया नहीं, रियली सॉरी फॉर दैट, बट ये द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों में ये आर्टिकल आपका आया हुआ है। बेसिकली इसमें क्या बात की जा रही है कि हमारा जो हम आईआईपी की बात करते हैं, इसका जो बेस ईयर हुआ है आपका रिवाइज हुआ है, बेस ईयर आपका इसमें रिवाइज हुआ है, उसके साथ साथ आपका एक न्यू जो है ऐड किया गया। अब क्या न्यू ऐड हुआ है, तो हमारा फोर्थ मेजर जो सेक्टर है, एक न्यू मेजर सेक्टर इसमें ऐड ऑन हुआ है। कौन सा है फोर्थ सेक्टर, जिसमें हम वाटर सप्लाई, सीवेज, वेस्ट मैनेजमेंट की बात करेंगे, जिसका जो टोटल वेटेज होगा वो 2.02% यहाँ पर होगा। अभी क्या चीजें हैं आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। पहले हम बात करते हैं किसकी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड रिवीजन ऑफ द बेस ईयर। ओके, सो ये क्या था, अगर हम इसमें बात करते हैं तो जो ग्रोथ स्लो टू दिन 4.9% टू 5.8% इन अप्रैल। अभी इस टाइम पे ये कहा जा रहा है कि ये जो हमारा आईपी की जो ग्रोथ है उससे हमें ये समझ में आ रहा है कि जो हमारी ग्रोथ है वो स्लो ही है। गवर्नमेंट ने अभी यहाँ पर आईपी की सीरीज में जो हमारा बेस ईयर था, पहले वो 2011 एंड 12 था, कितना था 2011 एंड 12, अब इसे रिवाइज करके क्या किया है 2022 एंड 23। क्लियर है आपको, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं, बेसिकली इसमें सेक्टोरल परफॉर्मेंस देखी जाती है, जिसमें हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डोमेन करता है, जिसका आपका 76% वेटेज है उसके जिस आईआईपी बास्केट में। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें माइनिंग, क्वेरिंग सेक्टर और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट आपका जाता है यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन, आपको यहाँ पर ट्रेंड देखने को मिलता है। अब इसके बारे में अगर हम देखते हैं कि जो ये मंथली पब्लिश होता है, आपको ये भी याद रखना है कि ये मंथली पब्लिश होता है किसके द्वारा, बाय नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, एनएसओ इसको क्या करती है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, इसके अंदर ये आपका मंथली आईआईपी जो होता है वो यहाँ पर वो होता है, पब्लिश होता है। ठीक है, अभी इसका जो बास्केट है उसको भी एक्सपेंड किया गया है, जिसकी मैं अभी बात करेंगे। द रिवाइज इंडेक्स नाउ ट्रैक अ लार्जर बास्केट कंसिस्टिंग ऑफ 1042 प्रोडक्ट्स मैप्ड टू 463 आइटम्स ग्रुप अप टू 839 आइटम्स एंड 47 ग्रुप्स हियर। अभी कौन कौन से हैं अब हम उसकी बात कर लेते हैं। आप ये देखिए, तो अभी तक हमारे 3 सेक्टर्स थे जिससे हम आईआईपी को कैलकुलेट करते थे। मैन्युफैक्चरिंग था, उसके बाद माइनिंग, क्वेरिंग, एंड देन थर्ड वन वाज इलेक्ट्रिसिटी। मैन्युफैक्चरिंग की वेट सबसे ज्यादा है, 70 अप्रोक्सीमेटली 75%, जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, केमिकल्स, ये सारी चीजें आ जाती हैं। माइनिंग में आपको पता है कोल, आयरन ओर, क्रूड पेट्रोलियम, ये सारी चीजें आती हैं। इलेक्ट्रिसिटी आपका यहाँ पर आ जाता है। और अभी जो न्यू एडिशन हुआ है 2026 में, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें हम गैस सप्लाई, वाटर सप्लाई, सीवेज, वेस्ट मैनेजमेंट, इसकी हम बात करते हैं। सो दीज आर सेक्टोरल क्लासिफिकेशन। अब हम यूज्ड बेस्ड क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, जिसमें हम प्राइमरी गुड्स की बात करते हैं, कैपिटल गुड्स आ जाते हैं हमारे, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन गुड्स हैं, कंज्यूमर एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स भी आ जाते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल लाइक कार, मोटर, फ्रिज, ये सारी चीजें, और इंटरमीडिएट गुड्स भी इसमें आते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आपको इस पर बेसिकली फोकस करना है। चलिए आगे हम बात करते हैं प्रिजर्विंग द रिकॉर्ड्स। अब रिकॉर्ड क्या है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि कई बार आपको याद होगा 2017 का पुट्टा स्वामी केस, ठीक है, जिसमें हमने किसकी बात की, राइट टू इंफॉर्मेशन। दिस टॉक्स अबाउट राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है, मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन, नॉट सॉरी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू प्राइवेसी, आई एम रियली सॉरी, इट्स अ राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, कि ये राइट टू प्राइवेसी की बात करता है, जो इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी स्पेशली, है ना, जो इंफॉर्मेशनल
प्राइवेसी है उसकी यहाँ पर ये बात करता है। अब इस आर्टिकल में बेसिकली बहुत ही मैं आपको शॉर्ट और ब्रीफ में बताऊँ, आपको ज़्यादा इंडल्ज होने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। यहाँ पर 2 जो आपके कोर्ट के वर्डिक्ट्स हैं वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। पहली चीज़ यहाँ पर आपका आ गया 2017 का पुट्टास्वामी केस, सुप्रीम कोर्ट का राइट टू इन्फॉर्मेशनल प्राइवेसी की। दूसरा यहाँ पर हमारा सॉरी आ जाता है केस दिल्ली हाई कोर्ट का। यहाँ पर उन्होंने 29 मई को एक ऑर्डर दिया है किसका, राइट टू बी फॉरगेटन, राइट टू बी फॉरगेटन। अब इसका क्या मीनिंग हो जाता है मैम, राइट टू बी फॉरगेटन मीन्स लाइक लेट सपोज कोई भी पर्सन है वो कन्विक्ट हुआ है किसी भी केस को लेकर, लेकिन यहाँ पर इट ही वाज नॉट द विक्टिम, लाइक मतलब वो यहाँ पर जो आपका कह सकते हैं कि जो उसके ऊपर हमने यहाँ पर चार्जेस लगाए थे वो सारे कैसे थे, फॉल्स एलिगेशंस थे, फॉल्स चार्जेस थे। अब उसका केस पूरा रिजॉल्व हो गया, लेकिन उससे रिलेटेड यहाँ पर न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आ गए, है ना। न्यूज़पेपर में यहाँ पर क्या हो गए, आर्टिकल्स आ गए कि ये इससे रिलेटेड केस चल रहा है। कोई भी यहाँ पर पर्सन हो सकता है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर मर्डर का केस चल रहा है या फिर कोई चोरी का केस हो गया, कोई करप्शन का केस चल रहा है, ठीक है। केस चल रहा है तो आर्टिकल्स यहाँ पर आते रहते हैं। तो न्यूज़पेपर में, सारे न्यूज़पेपर में आप देखते हैं आर्टिकल्स आते रहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब फाइनल वर्डिक्ट आया तो उसमें पता चला कि ये सारे फॉल्स एलिगेशंस उसके ऊपर थे। फाइन, दैट इज फाइन, ओके, ऑलराइट, यहाँ पर हो गया। अब इसमें ये कहा जा रहा है, अब वो पर्सन है वो कहता है कि यहाँ पर मुझसे रिलेटेड जो भी, क्योंकि अब मैं तो निर्दोष हूँ, मेरे ऊपर कोई भी यहाँ पर एलिगेशंस ही नहीं, सारे एलिगेशंस फॉल्स थे, तो जितने भी आर्टिकल्स आपने यहाँ पर प्रिंट किए थे तो ये मेरा राइट टू इन्फॉर्मेशनल प्राइवेसी के अंदर आ जाता है कि आप जितने भी आर्टिकल मुझसे वो किए थे आप उन्हें क्या कीजिए, स्ट्रक डाउन कीजिए। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है एक तरीके से कि आप ये दोनों चीजें थोड़ी कन्फ्लिक्ट कर रही हैं। यहाँ पर इस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि क्योंकि सारी चीजें आजकल डिजिटलाइज हो चुकी, कहीं ना कहीं हम, ठीक है, हम स्ट्रक डाउन कर देंगे, हमने गूगल करते हैं, हम सर्च इंजन इतने सारे हमारी चीजें हैं, गूगल करते हैं, तो हम कितने पुराने पुराने आर्टिकल्स होते हैं, हम कैसे कई बार कुछ यहाँ पर जो न्यूज़पेपर है वो भूल गए, उसको स्ट्रक डाउन करना। तो ये यहाँ पर सारी चीज़ों के बारे में बात की जा रही है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको एक बार पता होना चाहिए 2 चीज़ें यहाँ पर, ठीक है। सो द राइट टू बी फॉरगेटन मस्ट बी सेट अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं, व्हाई जुडिशियल हॉलीडेज आर नेसेसरी। देखिए इसमें ये कहा जा रहा है जुडिशियल हॉलीडेज क्यों नेसेसरी है। अगर हम एक जज को देखते हैं, अब जज को छोड़िए, अभी के लिए हम जज को साइड में रखते हैं, आप कोई भी काम को यहाँ पर उठाकर देख लीजिए, चाहे वो जज का है या फिर कितने भी, जैसे जैसे हम हाई पोजीशन पर जाते हैं उसके हिसाब से आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका जो काम है वो बढ़ जाता है। और जज की जो पोजीशन होती है, हम अगर बात करते हैं जो हमारी जज की पोजीशन होती है, आप खुद ही सोचिए उनकी उनके मुँह से निकला हुआ एक-एक वर्ड कितना इम्पोर्टेंट होता है। लोग अगर कुछ भी उनके वर्ड से अगर थोड़ा बहुत ही उनको प्रिसाइज़ होना पड़ता है कि वो क्या बोल रहे हैं। आपने बहुत सारे यहाँ पर शॉर्ट्स देखे होंगे, वीडियोज़ इस तरीके से देखे होंगे, जिसमें वो कई बार क्या होता है कि कुछ भी जज ने क्या बोल दिया तो उसको हम मैनिपुलेट करके बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। लोग उसका डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग भी निकाल लेते हैं, है ना? कि मतलब सबका एक थिंकिंग नहीं है, सबका थॉट प्रोसेस एक जैसा नहीं है। तो वो क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, वो उनको बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज़ होना पड़ता है, क्योंकि वो एक ऐसी पोज़ीशन पर ही हैं, है ना? सोचिए एक सुप्रीम कोर्ट का जो जज है, अगर वो कुछ बोल दे तो हम, लाइक हमारे लिए तो एक बहुत ही बड़ी अथॉरिटी है कि वो चीज़ें करते हैं, है ना? जुडिशियल को ब्रेक करना, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि जुडिशियल हॉलिडेज़, तो पहली बात तो आपने देखा होगा कि हमें तो ऐसा लगता है कि ठीक है, जज यहाँ पर कोर्ट में आते हैं, जो लॉयर्स की यहाँ पे जो आर्गुमेंट्स है उसको सुना और उसके बाद अपना यहाँ पर डिसीजन दे दिया, वर्डिक्ट दे दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। देखो जज क्या करते हैं, इस आर्टिकल को आप पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। इसे आप एथिक्स में, इससे रिलेटेड यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चंस भी दूँगी, जो आप यहाँ पर प्लीज़ ट्राई कीजिएगा इसको लिखने का। ठीक है। अब इसमें देखिए, द पब्लिक सीज ओनली अ विजिबल पार्ट ऑफ वर्क, जजेस प्रिसाइडिंग ओवर कोर्ट रूम्स, हियरिंग आर्गुमेंट्स, क्वेश्चनिंग लॉयर एंड डिलीवरिंग ऑर्डर्स, है ना। हम सिर्फ इतना ही देखते हैं कि जज क्या कर रहे हैं, कोर्ट रूम को प्रिसाइड कर रहे हैं, आर्गुमेंट सुन रहे हैं बैठे बैठे, और लॉयर्स को क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना, और जो ऑर्डर है उसको डिलीवर कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे अगर आप देखेंगे, वॉट दे डू नॉट सी इज कंसिडरेबली लॉन्गर फेस दैट बिगिंस आफ्टर द कोर्ट आवर व्हेन जज रिटर्न होम टू राइट जजमेंट। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर जज को एक जजमेंट देना है किसी भी केस से रिलेटेड, तो उसे कितना प्रिसाइज होना पड़ता है। वो क्या करते हैं, सारी सारी रात जगकर जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, जो भी एविडेंस हुए हैं, केस फाइल है, उसको पूरी स्टडी करते हैं, वो पढ़ते हैं पहले कि कहाँ पर क्या है, फिर वहां पर कौन सा आपका लॉ है ना,
तो आप यहाँ पर देखेंगे ईच जजमेंट रिक्वायर क्लोज एनालिसिस ऑफ फैक्ट, सारे फैक्ट्स को एनालाइज करना पड़ता है। एप्लीकेशन ऑफ लीगल प्रिंसिपल, कहाँ पर लीगल प्रिंसिपल आपका एप्लीकेबल हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। रेफरेंस ऑफ प्रेसिडेंट, हम जो पुराने केसेस हैं कभी कभी उनका भी वो प्रेफरेंस लेते हैं कि उसमें क्या हुआ था। प्रिसीजन इन लैंग्वेज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब वो जजमेंट दे रहे हैं, वर्डिक्ट दे रहे हैं, तो उस टाइम पे उनका लैंग्वेज क्या है, ठीक है। सिंस एवरी वर्ड कैरी लीगल वेट, यहाँ पर उनका एक एक जो वर्ड है वो एक लीगल वेट कैरी करता है। तो इससे सोचिए वो सिर्फ जजमेंट ऐसे ही पास ऑन नहीं होता है। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे जजेस को क्रिटिसाइज किया जाता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे जजेस हैं जिन्हें हम अपना आइडियल मानते हैं, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल लाइक डीवाई चंद्रचूड़, उनकी अगर हम बात टेन्योर की बात करते हैं तो उन्होंने 600 जो जजमेंट्स हैं वो पास ऑन किए हैं, है ना। वो 15 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे रहे हैं और 112 बेंचेस को उन्होंने क्या किया, प्रिसाइड भी किया है रिटायर होने से पहले। उनका जो वर्कलोड अगर आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा था, है ना। मतलब कि सिर्फ उनकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, आर्टिकल में यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि बहुत ही ज़्यादा वर्कलोड यहाँ पर होता है, ठीक है। अब देखो उनका जो टाइम होता है, कई बार ये भी कहा जाता है इतना उनका ये होता है कि फैमिली को वो टाइम नहीं दे पाते हैं। छुट्टी का टाइम है, स्टिल वो कुछ ना कुछ अपने फैमिली के, यहाँ पर देखिए फैमिली बियर मच, जजेस की जो फैमिली बहुत ज़्यादा, स्पाउसेस एंड चिल्ड्रन आर जस्ट डिस्क्राइब फैमिली पैटर्न कि अगर जब बात हुआ तो उनसे बात हुए। इवन हॉलीडेज में भी जजेस क्या होते हैं, अपने लैपटॉप में ऑक्यूपाई रहते हैं, वीडियो कॉल में जो लॉ क्लर्क्स होते हैं उनके साथ ऑक्यूपाई होते हैं, है ना। कुछ ना कुछ यहाँ पर जो जुडिशियल वर्क है, उनके जो फैमिली के साथ जो एक टाइम होता है वो स्पेंड नहीं कर पाते हैं। द जुडिशियल सर्विस इज नॉट ओनली इंडिविजुअल कमिटमेंट, इट बिकम अ शेयर्ड वन फॉर द हाउस होल्ड एज वेल, है ना। एक ही इंडिविजुअल कमिटमेंट नहीं है, आपको ये याद रखना है। ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही, इवन हम आप इंडिया के बाहर भी देखेंगे, वहां पर भी आप देखिए जस्टिस रुथ बैगर गिन्सबर्ग हु वाज अ जज ऑफ द यूनाइटेड सुप्रीम कोर्ट फॉर 27 years was known to arrive at her chamber shortly after lunch, work late into nights. Her former law clerk Godwin Liu, now Justice of California Supreme Court, has spoken to receiving voicemail. मतलब उन्होंने ये बताया जो उनके लॉ क्लर्क थे वो अब आज के टाइम पे यहाँ पर क्या है, जज हैं, जस्टिस हैं कैलिफोर्निया सुप्रीम कोर्ट के। उनके साथ उन्होंने ये डिस्कस किया कि कभी कभी रात के मतलब 2-3 बज रहे हैं और उनका वॉइस मेल आ रहा है किसी चीज़ को लेकर डिस्कस करने के लिए, सारी चीज़ों के लिए, फॉर ऑरल आर्ग्यूमेंट्स, मेजोरिटी ऑफ ओपिनियंस लेने के लिए, है ना। 60 डेज तक यहाँ पर उनका चलता रहता था। इसी वजह से वो एक सर्जरी, उनकी जो कॉलन कैंसर की सर्जरी भी हुई थी, स्टिल वो क्या कर रही थी, काम यहाँ पर कि कोई भी उनकी जो बेंच है वो मिस ना हो, तो हॉस्पिटल से वो प्रिसाइज कर रही थी। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आप जितनी ज़्यादा हाई पोजीशन पर होते हैं, आप उतना ज़्यादा एक जो एक लीगल अथॉरिटी होती है ना, आपके जो वर्ड्स होते हैं, आपका जो काम होता है वो एक लीगल वेट कैरी करता है। इसलिए इस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि ये जो डिबेट है जुडिशियल हॉलीडे, ये बेसिकली एक डिबेट है ना। सो ये बहुत ही डिजर्विंग है। जजेस की जो ड्यूटी है, द जजेस ड्यूटी डज नॉट पॉज व्हेन कोर्ट्स क्लोज, है ना। जो कोर्ट जब क्लोज हो जाते, बंद हो जाते, फिर भी जो जजेस की ड्यूटी है वो बंद नहीं होती है। इट कंटिन्यू थ्रू लेट नाइट ड्राफ्टिंग, अर्ली मॉर्निंग प्रिपरेशन एंड कांस्टेंट एंगेजमेंट विद द लॉज। उन्हें हर एक लॉ चेक करना होता है, जो भी आर्ग्यूमेंट्स आए हैं, जो भी केस है, उसके अकॉर्डिंग इनको करना पड़ता है, ठीक है। तो बिफोर क्वेश्चनिंग द सिस्टम इट मे हेल्प टू अंडरस्टैंड व्हाट इट एक्चुअली आस्क ऑफ दोज हु सर्व इन इट। तो अगर आप किसी को भी क्वेश्चन करें, सबसे पहले आप उनका बैकग्राउंड चेक कीजिए कि वो किस बेस से, क्या यहाँ पर किसके थ्रू वो क्या सर्व कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रशिया डिलीवर 4th स्क्वाड्रन ऑफ द S-4 एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है। इसी के चलते देखिए हमारा इंडिया और यूएसए के बीच में कन्फ्लिक्ट भी हो गया था कि नहीं, हम जो रशिया से S-400 है वो परचेस ना करें। लेकिन हमारी 2018 में रशिया और इंडिया की क्या होती है, डील होती है, जिसमें हमने S-24 को परचेस किया। बट ड्यू टू रशिया एंड यूक्रेन कन्फ्लिक्ट, इसमें ये जो इसकी डिलीवरी थी उसमें आपका क्या होता गया, डिले होता गया। तो अभी यहाँ पर जो 4th हम बात करें स्क्वाड्रन है, वो हमारे साथ रशिया ने डिलीवर कर दिया है। अभी यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि 2027 तक हमारा जो रिमेनिंग स्क्वाड्रन है वो आ जाएगा। और जो रिमेनिंग स्क्वाड्रन है वो AI बेस्ड भी इसको इनेबल किया गया है। उसमें जो है AI आपके जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड है, तो वो उसको असिस्ट भी करेगी कि जो एरियल थ्रेट्स उसको प्रायोरिटाइज करेगा, आइडेंटिफाई करके ऑपरेट करेगा। अभी S-400 क्या है, बेसिकली ये आपका सिस्टम एक तरीके से आप कह सकते हैं एयर बैलिस्टिक मिसाइल, आपकी जितने भी मिसाइल, अब देखिए हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सो इट इज अ रशियन मेड, ये रशियन मेड है लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। क्या है ये, सरफेस टू एयर, बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल का। हाँ, क्वेश्चन पेपर देखने के बाद आप लोगों को अब आइडिया होगा कि जितने भी न्यूज़पेपर में आपके मिसाइल्स और सारी चीजें आ रही हैं, आपको रटना है, रटना है, बस रटना है, ठीक है। ओके, इंडिया में इसको हम सुदर्शन चक्र के नाम से भी जानते हैं,
ठीक है। नेटो का इसका जो रिपोर्टिंग नाम है वो SA-200 21 के नाम से, ठीक है। ये इसकी जो डिटेक्शन कैपेबिलिटी है, नाम इसका S-400 है, लेकिन ये 600 किलोमीटर तक का जो भी टारगेट है उसको डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। और 300 टारगेट तक को एक साथ वो ट्रैक कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और इसकी जो कवरेज है वो 360 डिग्री कवरेज है, किसी भी उसमें जा सकते हैं। इंक्लूड बिग बर्ड, स्टॉर्म राडार 600 किलोमीटर तक भी ये देख लेते हैं। टोटल एंगेजमेंट की बात करते हैं, उसकी जो स्पीड है वो ये 36 टारगेट्स को एक साथ इंगेज कर सकते हैं। और इसमें से आप 72 से 160 जो मिसाइल है एक ही साथ क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो अभी जब यहाँ पर हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था पाकिस्तान के साथ, जब हमारा यहाँ पर चल रहा था कन्फ्लिक्ट, आप लोगों को याद होगा, तो उस टाइम पे बेसिकली क्या था, आप हमने S-400 ही यूज़ किया था। तो उनके जो ड्रोन्स आ रहे थे तो हमने पहले ही हवा में ही उड़ा दिए थे। तो एवरी लाइक हम कह सकते हैं क्रेडिट गोज टू S-400 हियर, ठीक है। मिसाइल टाइप्स और रेंजेस की बात कर लेते हैं, तो 40 NE, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना डीप में नहीं पूछेगा, बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। ये हो गया। तो ये रहा हमारा S-400 ट्रम्प। तो इसमें आपका एक देख सकते हैं, ये लॉन्चर होता है, एंगेजमेंट रडार होता है, कमांड सेंटर है और लॉन्ग रेंज सर्विलेंस यहाँ पर आपका होता है। तो ये पहले ही देखो, ये यहाँ पर ये पहले ही क्या कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है और उसको उड़ा देता है, डिशोम लाइक दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 21 डेड इन दिल्ली होटल फायर फॉरेनर्स अमंग विक्टिम। ये द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस दोनों में आर्टिकल है, फ्रंट पेज में ही आर्टिकल आपको मिलेगा। बेसिकली अब देखो, ये एक एक्सीडेंट है, होटल फायर की बात की जा रही है, लेकिन आपके लिए एक होमवर्क है इसमें, ये आपका बेसिकली डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। किससे? डिजास्टर मैनेजमेंट। अब यहाँ पर एक होटल में आग लगी है और उसमें डेथ भी हो गई है, ठीक है। 21 पर्सन आर डेड हियर। अब इसका क्या आप निकाल सकते हैं? इससे पहले आपने देखा होगा दिल्ली में ही एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में यहाँ पर इस तरीके से आग लगी थी, है ना। तो इसमें हमारा मेन क्या आ जाता है? इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या इसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बेसिकली बात करते हैं कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पहले वो कितना ज़्यादा यहाँ पर वीक जा रहा है, पैसेज जो है क्लियरेंस नहीं है। अब देखो, अगर आग लगी है तो पैसेज हम इतना ज़्यादा नैरो बना के रखते हैं कि एक साथ उसमें से 2 से ज़्यादा लोग निकल ही ना पाए, या फिर 3, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। तो ये हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड आ जाता है, इवन अर्बनाइजेशन भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं पैनक्रियाटिक कैंसर। अभी यहाँ पर क्या हुआ, एक एक्सपेरिमेंटल पिल लेकर आया गया है, किसके द्वारा? यहाँ पर हमारा हम देखते हैं तो हमारा जो कहा गया है कि हम एक अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है, अभी आया नहीं है, बट ये एक्सपेरिमेंटल पिल आया है, एक ओरल ड्रग है। अगर हम इस ड्रग को लेते हैं तो आपका 15 मंथ्स क्या हो रहा है, 15 मंथ्स जो है टाइम, जिस भी पर्सन को, पहली बात तो देखो, अगर हम पैनक्रियाटिक कैंसर की बात करते हैं, इट्स अ डेडली डिसीज, इट इज अ डेडलीस्ट, नॉट डेडली मैं नहीं बोलूंगी, इट इज अ डेडलीस्ट डिसीज है, ठीक है, हमारा पैनक्रियाटिक कैंसर। इसको डिटेक्ट करने में ही बहुत ही टाइम लग जाता है। ये अर्ली डिटेक्शन इसका अगर हो गया तो ठीक है, लेकिन इसका अर्ली डिटेक्शन ही नहीं हो पाता है, ठीक है। इसका जब सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज आ जाता है तब हमें पता चलता है कि हाँ, हमें ये कैंसर है। तो ये सबसे बड़ा मेजर इशू हो जाता है। अब इसमें क्या है, ये बहुत ज़्यादा डेडली है। इसमें तीसरी चीज़ ये आ जाती है कि इसमें एक प्रोटीन, एक सेल टाइप है जो इसको रेजिस्ट करता है, बिकॉज ऑफ दैट जो अभी हमारे पास ट्रीटमेंट है ना, यहाँ पर एक टिश्यू है, उसको हम कहते हैं स्ट्रोमा, तरीके से ये दैट इज अ स्ट्रोमा हियर। तो ये क्या करता है, आपका जो पैनक्रियाटिक ट्यूमर के अराउंड में, जैसे ये ट्यूमर है आपका, इसके अराउंड में एक टिश्यू होता है जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। तो जो अभी हमारा करंट अप्रोच, जो हम ट्रीटमेंट यहाँ पर ले रहे हैं, ये पूरी तरीके से उसको रेजिस्ट करता है, ठीक है। अब रेजिस्ट कर रहा है मतलब हम यहाँ पर क्या कर पा रहे हैं, जो हमें है, हमें पता ही नहीं, मतलब ट्रीटमेंट का हमारे ऊपर असर ही नहीं हो पा रहा है, ये चीज़ हो जाती है। तो अभी यहाँ पर बेसिकली रिसर्च चल रही है, एक्सपेरिमेंट हुआ है, अभी हम ये कितना सक्सेसफुल है, वी आर नॉट अवेयर ऑफ दिस ईयर। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर हम ये ओरल पिल्स लें तो इससे हमारे 15 मंथ्स जो लाइफ टाइम है वो क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है, रेट जो हमारा सर्वाइवल है वो इंक्रीज हो सकता है। तो पैनक्रियाटिक कैंसर क्या है? पैनक्रियाटिक कैंसर इज एग्रेसिव डिसीज दैट फॉर्म्स व्हेन malignant cells developed in the tissue of the pancreas which produce digestive enzymes, blood sugar regulating hormones and kill insulin। तो ये क्या करता है बेसिकली, जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, है ना, उसको प्रोड्यूस करता है, ब्लड शुगर रेगुलेटिंग जो हमारा हार्मोन है, इंसुलिन है, उसको पूरी तरीके से ये डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। ये क्लियर हुआ? वाई इट इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट इन अर्ली स्टेज। ये अर्ली स्टेज पर हम इसे क्यों डिटेक्ट नहीं कर पाते, मैंने अभी आपको यही बताया, ये नहीं डिटेक्ट हो पाता क्योंकि सिम्टम्स जो यूजली होते हैं ना ट्यूमर के, इतनी जल्दी सामने नहीं आते हैं। ये इसलिए क्या होता है, सिम्टम्स यूजली डू नॉट अपीयर अंटिल द ट्यूमर हैज ग्रोन लार्ज। जब तक ट्यूमर आपका बड़ा नहीं हो जाता तब तक सिम्टम्स हमें समझ ही नहीं आते हैं, ठीक है। धीरे धीरे फिर क्या होता है, ये हमारे जो सराउंडिंग के ऑर्गन्स है ये उसमें स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाते हैं, और जब इसमें स्प्रेड होता है तब जैसे कि हमारे जैसे जॉन्डिस, पेन, नोशिया, है ना, नोजिया हो जाता है आपका, लॉस ऑफ भूख नहीं लगना, ये सारी चीजें फिर सिम्टम्स हमें नजर आते हैं,
पहले। तो बेसिकली पहले डायबिटिक सेंटर सामने आता है, उसके बाद पता चलता है कि हाँ पैनक्रियाटिक कैंसर है। सर्वाइवल रेट आपका इसका सिर्फ 13% है, बहुत ही ज़्यादा लो है, ठीक है। और ये बहुत ही कॉमन है आपका कैंसर आज के टाइम पर अगर हम देखें, दिस इज़ वेरी कॉमन हियर। ओके, सो दीज आर पैनक्रियाटिक सेल, ये कैसे यहाँ पर इन्वॉल्व होता है आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं, लास्ट आर्टिकल है आज का हमारा ये, जिसमें हम बात करेंगे माउंटबेटन प्लान की एट 79। कल था हमारा 3 जून, इस प्लान को हम 3 जून प्लान के नाम से भी जानते हैं, इसलिए ये आर्टिकल आज हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। माउंटबेटन प्लान की अगर हम बात करते हैं क्या होता है, यहाँ पर अगर हम इसका बैकग्राउंड देखते हैं तो मिड 20th सेंचुरी में हमारे जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था, फिर यहाँ पर आता है वर्ल्ड वॉर के बाद ये होता है कि ठीक है जो ब्रिटिश इंडिया है यहाँ पर इनका पार्टीशन वगैरह होगा, इसको हम आज़ाद करेंगे। यहाँ पे क्रिप्स मिशन आपका और क्विट इंडिया मूवमेंट के कारण जो क्रिप्स मिशन होता है वो फेल हो जाता है। इन रिस्पॉन्स टू ग्रोइंग अनरेस्ट इन इंडिया, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं सिल्मन टेटली अनाउंस कि 20 फरवरी को अनाउंस करते हैं 1947 के कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो क्या करेंगे, इंडिया को छोड़कर चले जाएंगे, इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। 20 फरवरी को ये होता है, लेकिन यहाँ पर अभी हमारे जो अभी इंडिपेंडेंट अनाउंस करते हैं हुआ नहीं है, ये आपको याद रखना है 20 फरवरी को। अब यहाँ पर हमारे न्यू वाइसरॉय जो होते हैं वो अपॉइंट होते हैं, जिनका नाम होता है माउंटबेटन, ठीक है। और वो एक प्लान लेकर आते हैं, क्या प्लान लेकर आते हैं, अब आपको ये याद रखना है, ये कुछ प्रोविजंस है हमारे माउंटबेटन प्लान के, जिसमें वो पार्टीशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं कि एक पार्ट होगा आपका ब्रिटिश इंडिया, इसको 2 डोमेन्स में डिवाइड करते हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान। हाउएवर इंडिपेंडेंस फॉर बंगाल वाज डिनाइड, लेकिन कंप्लीट बंगाल का जो डिवीजन होता है उसको यहाँ पर डिनाई कर सकते हैं। और एक्सेशन ऑफ हैदराबाद टू पाकिस्तान वाज आल्सो रिजेक्टेड। अब देखो यहाँ पर अगर आप ये मैप देखेंगे, सॉरी ये वाला हैदराबाद यहाँ पर है, पाकिस्तान कह रहा था कि हमें हैदराबाद चाहिए, पॉसिबल नहीं भाई, यहाँ पे बीच में कैसे होगा, तो इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया था, ठीक है। ये हो गया आपका। अब उसके बाद अगर हम देखते हैं सेकंड आ जाता है ऑटोनॉमी और सॉवरेनिटी की बात की गई, हम फुल आपको ऑटोनॉमी प्रोवाइड करेंगे और सॉवरेनिटी भी प्रोवाइड करेंगे। अब प्रिंसली स्टेट्स का क्या हो, प्रिंसली स्टेट्स को हमने ये ऑप्शन दे दिया था, या तो आप क्या कीजिए इंडिया को ज्वाइन कीजिए या पाकिस्तान को ज्वाइन कीजिए, ये आपके ऊपर है, ठीक है। फिर हम यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबलीज को भी लेकर आते हैं, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज वर टू बी एस्टैब्लिश फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान टू फ्रेम देयर रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन। बाउंड्री कमीशन यहाँ पर आपका आता है, जिसमें हमने पंजाब और बंगाल की जो बाउंड्रीज है उसको हमने सेट किया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सिंध और रेफरेंडम भी किया जाता है, क्योंकि क्या होता है अगर हम मैप देखें, जूनागढ़ गुजरात में जो जूनागढ़ होता है वो मना कर देता कि नहीं हमें नहीं जाना। हैदराबाद में भी जो जूनागढ़ में अगर हम बात करते हैं, वहाँ का जो रूलर था वो कौन थे, बेसिकली मुस्लिम थे, ठीक है, मुस्लिम रूलर थे, लेकिन उनकी जो पॉपुलेशन थी वो हिंदू थी, तो वो बेसिकली फिर कहाँ इंडिया में ही आ गए। हैदराबाद ने भी कहा कि हम भी इंडिपेंडेंट रहेंगे, तो हैदराबाद के भी जो वो थे आपके प्रिंस थे, एक तरीके से वो मुस्लिम थे, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन थी वो हिंदू थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको पता होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरह से यहाँ पर हम आर्मी को लेकर जाते हैं और उसको हम हैदराबाद को इंडिया में इंक्लूड कर लेते हैं। फिर जम्मू कश्मीर की बात आती है, जम्मू एंड कश्मीर में भी होता है, वहाँ मेजोरिटी जो पॉपुलेशन थी, सॉरी हैदराबाद के जो प्रिंस थे वो हिंदू थे और मेजोरिटी पॉपुलेशन आपकी मुस्लिम थी, सेम फॉर जूनागढ़। जम्मू कश्मीर के जो रूलर थे वो हिंदू थे बट मेजोरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम थी। अब यहाँ पर क्या हो रहा था कि पाकिस्तान अटैक कर रहा था जम्मू एंड कश्मीर के, कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का पार्ट बनेगा, लेकिन जब जब ये सारी चीजें देखी तो जम्मू कश्मीर के जो प्रिंस थे, है ना, उन्होंने फिर क्या किया, इंडिया के साथ साइन कर लिया कि हम इंडिया में क्या होंगे, एसिमिलेट होंगे। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये दीज वर द की प्रोविजंस फॉर माउंटबेटन प्लान हियर। आप ये मैप देख सकते हैं, ये पहले हमारा ईस्ट पाकिस्तान था, अब पहले ही कहा गया पंजाब और ये जो बंगाल था, बंगाल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ईस्ट बंगाल और हमारा वेस्ट बंगाल, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर इसको फिर ईस्ट पाकिस्तान में ये आ जाता है आपका। इसी तरीके से पंजाब भी हमारा यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि पंजाब जो था बेसिकली यहाँ पर सिख और पंजाबी पीपल्स की जो पॉपुलेशन थी वो ज्यादा थी, तो ये चीज, तो इस तरीके से क्या होता है, ये हमारा माउंटबेटन प्लान निकल कर आगे आता है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। सो आज की न्यूज़पेपर में इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, ठीक है, हमने सारी चीज़ों को डिस्कस किया है। आई विल ट्राई टू इंक्लूड मोर एंड मोर, एंड आप लोग भी अपना सजेशन देखिए कि हम इसमें आगे और क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।